हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो वास्तव में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में ही बात कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं कल से जो है इसके रिजल्ट आने के बाद जो है उनको एनालिसिस कर रहा था और कुछ चीज़ें जो है एनालिसिस में मेरे सामने आई निकल कर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो रिजल्ट्स हैं वो जो है ये बता दिया कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो रिटेल के अंदर, डिजिटल के अंदर और जो टेलीकॉम बिजनेस है उसके अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। और मैं ये कह सकता हूं कि उन तीन बेसिस पर आप कह सकते हैं कि उन तीनों सेगमेंट में जो रिजल्ट्स हैं वो ब्लॉकबस्टर है। लेकिन जो ऑयल का जो बिजनेस है, यानी कि जो पेट्रोकेमिकल्स का और रिफाइनरी का जो बिजनेस है, वहां पर परफॉर्मेंस जो है वो आप देखेंगे कि नेगेटिव टेरिटरी के साथ आई है। रीजन ये नहीं है कि वहां पे प्रॉफिट्स नहीं आए, वहां पे भी प्रॉफिट्स आए हैं। रीजन ये है कि जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में, जो मैंने आपको बताया टेलीकॉम और रिटेल्स, वहां पर उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है बाकी बिजनेसेस के। यानी कि जो लाइमलाइट के अंदर जो बिजनेस है, यानी कि जो टेलीकॉम है, रिटेल है, या जो डिजिटल वाला जो बिजनेस है, उसके मुकाबले में केवल 50% रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो आपने पैसा लगाया है उस पर जो रिटर्न है इन टेलीकॉम्स और डिजिटल वाले बिजनेसेस के अंदर ज्यादा है और जो कोर बिजनेस है उसके अंदर कम है। दूसरी बात यह है कि जो बैलेंस शीट है उसके अंदर करीबन करीबन 3,35,000 करोड़ के जो है डेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो 3,35,000 करोड़ रुपए के जो डेट्स है बैलेंस शीट में, वो काफी बड़ा अमाउंट है। तो हो सकता है 40 से 45 हजार करोड़ रुपए जो है कहां से आ जाए आपके पास, कि 45,000 करोड़ रुपए आपको जो है एफबी से पैसा मिल जाए और उसके बाद जो बाकी पैसा है बैंक जो है उनकी जो बोरोइंग्स हैं वो भी काफी बड़ी मात्रा में है। तो जो आरबीआई आरआईएल जो है वो चाह क्या रहा है, आरआईएल चाह रहा है कि अपना जो राइट इशू है उसको सब्सक्राइब करा लिया जाए। अब राइट इशू के अंदर जो पैसा है वो करीबन 53,000 करोड़ रुपए के आसपास, 53,125 करोड़ रुपए का जो है राइट इशू है। अब इसमें लोचा क्या है, मुझे अब क्या लगता है कि जब कल इसके रिजल्ट्स आए, उस रिजल्ट आने से पहले जो स्टॉक मार्केट अपने टॉप के ऊपर बंद हुई थी और कोई भी नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डी ग्रोथ अपने बिजनेस के अंदर दिखाई, वहां से पहले नेगेटिविटी आई। एचयूएल के जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो थी वो जो नहीं दिखा पाया एचयूएल का शेयर, उसके बाद जो है यूरोपियन मार्केट नेगेटिव नोट के साथ ट्रेड करने लगी, फिर यूएस की मार्केट नेगेटिव नोट के साथ ट्रेड करने लगी। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब यूएस की मार्केट जो है नेगेटिव टेरिटरी के साथ काम कर रही है। तो हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो सिंगापुर निफ्टी है वो भी करीबन 500 साढ़े 500 पॉइंट जो है अपने हाई से जो है, जो थर्सडे के हाई थे उनसे जो है करीबन 550 600 पॉइंट जो है नीचे अभी ट्रेड कर रही है। तो यहां पर ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि जो मार्केट खुलेंगे सोमवार को तो एक नीचे की तरफ आएंगे, और यहां पर जब नीचे की तरफ प्राइस आएंगे तो रिलायंस की जो क्लोजिंग थी वो 1467 के ऊपर थी, जबकि रिलायंस का जो राइट इशू का प्राइस है 1257 है। ये पहली बात करते हैं राइट इशू है क्या। राइट इशू का मतलब है कि जब एक कंपनी के अंदर जो ओनरशिप है, उस ओनरशिप की रेशो के अंदर ही सभी लोगों को शेयर्स दे दिए जाते हैं सस्ते रेट पे। अगर वो उन शेयर्स को खुद ना खरीदे तो उन शेयर्स को वो किसी और को भी बेच सकते हैं। वो व्यक्ति जो है 1257 रुपीज देगा जिसको आप वो शेयर्स बेच रहे हैं। तो अब सीधी सी बात यह है कि जब राइट इशू का प्राइस आता है तो राइट इशू की वजह से जो शेयर्स हैं वो सस्ते वाले शेयर्स आते हैं और बाजार में जो शेयर्स है वो महंगे चल रहे हैं। तो बाजार में जो प्राइस है वो 1467 का था थर्सडे की क्लोजिंग, और अभी जो राइट इशू का प्राइस है 1257 पे आया है। अब देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 सालों से कोई पब्लिक से पैसा ही रेज नहीं किया इस तरीके से। अब ऐसी क्या नौबत आ गई। तो देखिएगा, इसके अंदर दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव पहलू ये कि इस पैसे से वो रेज करके डेट को कम कर देंगे, और डेट को कम करके जो बिजनेस की वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाएगी, और जो स्टॉक मार्केट जो वैल्यूएशंस दे रहा है हाई डेट इक्विटी की वजह से वो इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा पहलू ये कि वो पैसा जो ये रेज करेंगे उसको जो है अपने जो हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं उसके अंदर वो उसको लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि प्रॉफिट जो है आगे चल के बढ़ते हुए नजर आए। जिसके अंदर रिलायंस जियो का बिजनेस है, डिजिटल नेटवर्किंग का जो बिजनेस है, या रिटेल का बिजनेस है उसके अंदर। तो मैंने कल भी आपके साथ वीडियो में बात की थी, तो मुकेश अंबानी अब कोई भी एक्सपेंशन रिफाइनरी के अंदर और पेट्रोकेमिकल के अंदर नहीं करना चाह रहे, वहां पर तो वो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं, और बाकी जो 3 सेगमेंट बनाए इस 3 सेगमेंट के दम पर इस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जो 3,35,000 करोड़ के डेट हैं वहां पर क्या चीज निकल कर आ रही है, वो क्या चीज समझाना चाह रही है।
तो देखिएगा मुकेश अंबानी को भी ये बात समझ में आ गई है कि ये जो डेट है ये अब उसके लिए गले की हड्डी जो है बन चुका है, और ये उसको जो है जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है, क्योंकि ऑयल के अंदर जो रिफाइनरी बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स थोड़े लंबे टाइम के लिए दिख रही हैं। और यही रीजन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये अगर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी बताता हूं आपको कि इनके बिजनेस के अंदर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.74 पे बनी हुई है, जो 0.74 पे जो 2019 में भी थी और अब 20 में भी है। तो इसकी वजह से जो ये 3,35,000 करोड़ का जो डेट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जहां पर कि डेट को रीपे करना पड़ेगा 1.62 है। तो कुछ ऐसे डेट्स हैं जो इसी साल में जो है रिलायंस को पे करने हैं। अगर रिलायंस के पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो इतना तो नहीं है कि डेट को पूरा रीपे कर दे, तो रिलायंस ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो डिफॉल्ट की तो संभावना खैर मैं भी नहीं मानता कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी जो है डिफॉल्ट कर दे, तो डिफॉल्ट की तो संभावना नहीं है। लेकिन वैल्यूएशंस की वजह से तो मुकेश अंबानी को ये बात समझ में आ रही है कि डेट लेने की बजाय जो इक्विटी होल्डर्स है उन्हीं से ही पैसा रेज कर लिया जाए, और वो इस मौके की तलाश में थे कि हमारा शेयर प्राइस कब ऊपर जाए तब हम राइट अनाउंस करें। लेकिन जैसे ही मैं आपको बात कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो डिस्काउंट है राइट इशू प्राइस का वो 1257 है, और जबकि राइट मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो 1467 है, और राइट इशू का प्राइस है 1257। अब ऐसे टाइम पर जहां पर की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है इंडिया की मार्केट के अंदर भी, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो 53,000 करोड़ रुपए कैसे देगी, लेकिन 50% पैसा तो मुकेश अंबानी को देना है क्योंकि उनके पास प्रमोटर होल्डिंग है 50%। तो जो बाकी 50% है, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, तो हो सकता है कि इस कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से, और दूसरा जो स्टॉक मार्केट में कल करेक्शन सोमवार को जो करेक्शन हमें अभी इंटरनेशनल माहौल के हिसाब से ड्यू लग रही है, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो अपने राइट इशू प्राइस के आसपास आ जाए अगले हफ्ते के दौरान। अगर ऐसा होता है तो मुकेश अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, या रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, और बढ़ती इसलिए नजर आएंगी कि अगर वो राइट इशू प्राइस के आसपास आ गए तो राइट में शेयर कोई लेगा नहीं, और राइट में शेयर ना लेने की वजह से प्राइसेस और नीचे की तरफ करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से और ज्यादा जो है इक्विटी जो है रेज करनी पड़ेगी। तो ये जो सिचुएशंस है, ऐसी सिचुएशन 2008 के अंदर ना हिंडाल्को के अंदर भी आई थी। हिंडाल्को की कंपनी ने जो राइट इशू का प्राइस अनाउंस किया था और मार्केट 2008 में करेक्ट हुई, और उसके जो राइट इशू के प्राइस है उससे भी 10 रुपए नीचे चला गया था शेयर का प्राइस। तो सिंपल सी बात ये है कि ये सिचुएशंस ऐसे टाइम के अंदर आ रही है जब कि मार्केट के अंदर सीवियर पेन है। तो मुकेश अंबानी को भी ये बात समझ में आ रही है कि बिजनेस में ग्रोथ करनी जो है अगले 6 महीने 8 महीने जो है पॉसिबल नहीं है, और डेट की जो पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो उससे आपको जो है अब कंपनी को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए राइट इशू सबसे अच्छा सहारा जो है लग रहा है। तो अब यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स हैं, उनको भी जो है 15:1 की रेशियो में सभी शेयर होल्डर को मिलने हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ के शेयर्स है, तो आपको 1 करोड़ के शेयर्स में भी आपको करीबन करीबन जो है 6-7 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। और हालांकि कंपनी ने सुविधा दे दी कि 25% पैसा ही जो है वो किस पर ले रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशंस वाइज जो, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट भी कम आए हैं, तो वैल्यूएशन वाइज जो कंपनी का शेयर्स है वो पिछले 10 दिनों के अंदर काफी अच्छी तेज उसने दौड़ लगाई है एफबी की डील के बाद। तो हो सकता है कि वो जो प्राइजेस हैं राइट इशू प्राइस, उसके आसपास जो है शेयर का प्राइस कहीं ना आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो राइट इशू के प्राइसेस पर दोबारा से एडजस्ट करने पड़ेंगे या नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो यहां पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लग रहा है कि इस माहौल के अंदर एक एक्स्ट्रा पैसा डालने वाली बात जो है लॉजिकल जो है नहीं लग रही। इसके अलावा मुकेश अंबानी को भी ये बात पता है कि एकदम 53,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से खींचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें तो धीरे धीरे पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन पे ही 25% पैसा मांगा है, जिससे कि अपना 2-3-4 महीने लगेगा, फिर कंपनी जिस तरीके से चलेगी फिर उस तरीके से वो डिमांड कर लेंगे। तो सिंपल सी बात यहां पर जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई है कि जो कंपनियां हैं वो प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रही हैं, और प्रॉब्लम्स जो है ऑपरेशनल फ्रंट के ऊपर भी है, और जिन कंपनीज की बैलेंस शीट में डेट ज्यादा है तो उन कंपनीज को चिंता होनी शुरू हो गई है कि अगर अगले 6 महीने के अंदर प्रॉब्लम होगी तो इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करेंगे, स्टाफ की सैलरी तो पे करनी है, और जो डेट्स की मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी भी आएगी। और उसके अलावा क्या है कि बाजार से अगर आप और एक्स्ट्रा डेट करोगे तो आपकी वैल्यू जो है आपकी डेट इक्विटी रेशियो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन और डिटोरिएट हो सकती है। और उसके
अलावा दूसरी बात यह है कि जो डेट के अंदर जो पैसा रेज करना है, हालांकि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर डेट से पैसा रेज करने में जो है अभी जो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी है वो डेट को रेज करने के लिए कि फिराक में है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बैलेंस शीट पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है, तो और भी कंपनियां जो है इस तरीके की जो है गतिविधि के अंदर शायद अपने आप को इन्वॉल्व करती हुई नजर आए। तो यहाँ पर जो बिजनेस है उसके अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, अगर आईपीओ प्राइस के आसपास शेयर आता है तो ध्यान रखिएगा आईपीओ प्राइस जो है, सॉरी, जो राइट इशू के प्राइस के आसपास शेयर आता है तो आईपीओ राइट इशू का जो प्राइस है वो संकट में फंस सकता है। तो वहां पर हो सकता है कि राइट इशू का प्राइस नीचे की तरफ जो है शिफ्ट करना पड़े। हालांकि देखिएगा अगर इसमें करेक्शंस आती है तो 1000-1100 रुपए के आसपास जो है मुकेश अंबानी की फैमिली ने भी जो है शेयर्स एक्यूमुलेट किए थे। तो बिजनेस वैसे बहुत बेहतरीन बिजनेस है, जो 3 बिजनेसेस भी लगाओगे तो अगर यहाँ से 10-20-30% तक की करेक्शंस आती है शेयर के अंदर, और फिर उसके बाद अगर राइट इशू का प्राइस भी नीचे की तरफ मूव होता है, तो यहाँ पर जो है एक लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट इशू का प्राइस आएगा तो इसमें जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अगर आप मीडिया में ये बात करोगे तो देखिएगा मीडिया के अंदर जो है इस तरीके का व्यू नहीं आएगा, मीडिया के अंदर जो है रिजल्ट्स को भी अच्छा बताया जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि वो राइट इशू को भी बहुत अच्छा बताया जाएगा। लेकिन राइट इशू के दोनों पहलू हैं, अच्छे भी और खराब भी, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो वास्तव में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है उसी की ओन्ड जो है कंपनीज हैं उस फील्ड के अंदर भी, और स्पेशली कुछ बिजनेस चैनल्स हैं और जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी जो है रिलायंस का काफ़ी बड़ा कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी सूझबूझ से जो है काम लेना है, और अगर आप रिलायंस के अंदर निवेश कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर सस्ते में कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि दिग्गज कंपनी अगर सस्ते में मिलती है और बाद में अगर लॉन्ग टर्म विजन अगर आप वो तीनों सेगमेंट में देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जिस दिन मुकेश अंबानी अगर इस ऑयल में अगर 20% स्टेक जो आरामको में बेच पाया, तो उस दिन तो आप ये समझ लीजिएगा इस कंपनी की जो है री रेटिंग दूसरे तरीके से होगी, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग होगी। इसके अलावा जो है मुकेश अंबानी जो है कभी भी इन बिजनेस को डीमर्ज कर सकता है, अलग से उनके आईपीओ लाके भी जो है वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है। तो वैल्यू तो रिलायंस के अंदर बहुत है, लेकिन मुकेश अंबानी भी इस बात को समझ रहा है कि डेट इस समय एक समस्या परेशानी दे रहा है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो जिससे वैल्यूएशन को इंप्रूव किया जाए, और उसके बाद जो है कंपनी की जो ऑयल और जो रिफाइनरी वाला बिजनेस उसमें से कुछ स्टेक सेल हो जाए, जिससे कि बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी बढ़े और जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी बात समझाई है। तो जब आपको करेक्शंस में अगर अच्छा शेयर मिल जाए तो ऐसा जो शेयर है, दिग्गज शेयर है, उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जिसमें बहुत सारे जो बिजनेस के पोटेंशियल्स है। और अगर डेट भी आगे चल के कम होता है तो सोने पे सुहागा जो है इस तरीके के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस जो है अभी भी जो है मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों पहलू आपके साथ बात किए। कोई भी चीज़ जो है खरीदते हैं अगर वो अच्छे प्राइस पर मिल जाए, अच्छी बढ़िया चीज़ अगर अच्छे प्राइस में मिलती है तो क्या कहना। तो लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, किन प्राइस पर लेना है, सेल करना है, बाय करना है, कितना इंतजार करना है, ये सब जो है आपके अपने विवेक पे निर्भर करता है। मैं और मेरा चैनल जो है केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए जो है आपको सारी चीज़ें बता रहा है। तो मैं और मेरा चैनल इस संबंध में किसी भी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। निवेश आपका है, प्रॉफिट्स आपके होंगे, तो लॉस भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।